नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग जो कल पढ़े थे चैप्टर 2, जिसमें कि ग्लोब और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो अक्षांश, देशांतर या विषुवत जो भी हम चीज़ें बोलते हैं वो सभी क्या हैं, कहाँ हैं और किस प्रकार उनको हम परिभाषित करते हैं, उसको किस प्रकार व्याख्या करते हैं। तो इसमें हमारा पहला शब्द है इसमें ग्लोब। ये जो ग्लोब है ये एक तरह से पृथ्वी की प्रति आकृति है, जिसके माध्यम से हम विश्व और जितनी भी पृथ्वी की जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं उन सभी की व्याख्या की जाती है। तो उस ग्लोब को हम लोग पृथ्वी के प्रति आकृति के रूप में देखते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो ये ग्लोब होता है, ये इसका जो आकार होता है ये भूआब होता है, इसे हम जियोइड शेप कहते हैं। ये एक विशिष्ट आकृति है जो कि बीच में तो ये उभार लिए होती है, लेकिन ऊपर में ये चपटी होती है। इसी के क्रम में हम लोग देख रहे हैं विषुवत वृत्त। यह सभी जितनी भी रेखाएं हैं ये वास्तविक नहीं है कि ये पृथ्वी पर कहीं उकेरी गई हैं या कुछ भी, बस इसे हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए ये एक तरह से काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो ये पहला है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त जो होता है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये बीचों बीच अवस्थित है। इसमें देखिए ये बीचों बीच अवस्थित है और इसको बता रहा है कि ये विषुवत वृत्त जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हम लोगों ने कल इसको चर्चा की थी, तो उसको हम लोग आज नहीं देखेंगे, बस हम इसमें कहाँ क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सभी जो भी अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड कहते हैं इसे, तो लैटिट्यूड का अर्थ अगर हम देखें समझने के लिए तो ये लेटी हुई रेखाएं। तो जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल जो भी लाइंस होती हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। वहीं अगर क्षैतिज रेखाएं होती हैं तो उसे हम देशांतर के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री से शुरू होकर और यह एक मतलब गोला है, तो जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि ये जो भी रेखाएं होती हैं वो ऊपर तक जो है वो 90 डिग्री तक जाती हैं, और ठीक अगर वही नीचे भी जाएंगी तो ये 90 डिग्री तक जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो अगर हम देखें तो उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, या समानांतर रेखा भी इस अक्षांश को कहते हैं, क्योंकि ये सभी पैरेलली लाई करती हैं लगभग। तो इसमें जो है ये विषुवत वृत्त एक हो गई, और जो ऊपर 90 डिग्री और जो नीचे 90 डिग्री है, तो कुल मिलाकर जो हम देखें अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो वो वह होती हैं 179। क्यों होती हैं? तो क्योंकि ये जो 90 डिग्री है ये लगभग 2 पॉइंट के रूप में होता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन दोनों को पॉइंट को हम कभी भी लाइन की तरह नहीं लेते हैं, तो इसलिए कुल कितनी होती है 179। वहीं अगर हम बोले कि अक्षांश कितनी होती हैं तो वो हो जाएंगी इन दोनों को जोड़ने के बाद 181। ठीक है, और इस तरह से 20, 40, 60, 80 और 90 तक ये पहुंचती हैं। अब हम आते हैं कि इसमें कुछ हम लोग ने ताप कटिबंध के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं कटिबंध कहाँ पर है। ये विषुवत वृत्त जो होता है ताप के आधार पे हमने पृथ्वी को बांटने की कोशिश की है, ताकि हम जो इसकी भौगोलिक जो भी स्थितियाँ होती हैं उसको हम व्याख्या कर पाएँ, उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। इसमें है विषुवत वृत्त, ये जो ठीक बीचों बीच जा रही है इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या समानांतर रेखा कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर में अब ये जो लाइन दिख रही है 23.5 डिग्री उत्तरी, तो अक्षांश इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसके ठीक जो नीचे विषुवत वृत्त के दक्षिण में देख रहे हैं यहाँ पे मकर रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बता रही है, और यह मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं या उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि विषुवत वृत्त पर जो है सूर्य हमेशा जो है सीधी पड़ती है,
तो यहाँ पे जो गर्मी होती है ये बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे जो कहते हैं कि ताप वाला सबसे अधिक ताप प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है। दूसरा हम देखते हैं कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ऊपर में जो है उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और हम इन दोनों के बीच में कर्क और उत्तरी शीत कटिबंध के बीच में इसे हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मकर रेखा और दक्षिण शीत कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अगला हमारा है उत्तरी शीत कटिबंध जो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है तापमान बहुत कम होता है। और वहीं अगर हम दक्षिणी ध्रुव पे जाएं तो दक्षिणी ध्रुव और दक्षिण शीतोष्ण जो दक्षिण शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री वाला, तो इन दोनों को के बीच में जो होता है ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। ऊपर में उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है और नीचे में दक्षिण शीत कटिबंध कहलाता है। तो इस प्रकार ये ताप कटिबंध हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग अगले इसमें देखते हैं कि देशांतर। ये जो देशांतर होती हैं ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं और ये पृथ्वी को 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यानी कुल मिलाकर जो होती हैं 360 देशांतर होती हैं पृथ्वी पर, क्योंकि 180 डिग्री जो पूर्व होती है वही पश्चिम देशांतर रेखाएं होती हैं और एक हमारा ऊपर में होता है ये इस तरह से बॉल की तरह दिख रहा है। ये पूरे जो लाइंस होती हैं वर्टिकली, इन सभी को हम लोग देशांतर कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एक चीज़ आती है कि जो भी हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं तो वो कट करती हैं, तो इस तरह से वो कहीं कट करती हैं तो ये जो पूरा एक क्षेत्र बनता है एक तरह से, तो इसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। ग्रिड जो होता है अक्षांश और देशांतर का जाल होता है, तो इसे हम ग्रिड कहते हैं। और इसमें जो हम लोग देखते आ रहे हैं इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारी क्षैतिज रेखा है उसे हम लोग विषुवत रेखा या 0 डिग्री बोलते हैं, अक्षांश रेखा। वहीं जो अगर हम ऊपर में देखते हैं लंबवत जो भी लाइन पड़ती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ठीक है, और इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। और इसके ठीक पीछे जो स्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को बताती है। और ये जो ग्रीनविच लाइन है इसे हम लोग इंग्लैंड के एक क्षेत्र के गुजरने से इसे हम लोग ग्रीनविच लाइन भी इसे हम लोग कहते हैं, या इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जिसका होता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है देशांतर का काम जो होता है वो हमें समय बताने के क्रम में भी होता है। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार समय को बताती हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व जाने में जो है 12 घंटे का समय लगता है, ठीक उसी प्रकार 180 डिग्री पश्चिम जाने में हमें 12 घंटे का समय लगता है। तो कुल मिलाकर 24 घंटे हो जाते हैं और ये जो 24 घंटे होते हैं एक दिन के बराबर होते हैं, जिसमें दिन और रात दोनों होते हैं। तो हम पूरी पृथ्वी को एक दिन के हिसाब से यानी 24 जून में हम इसे विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि जो ये जोन होता है वो 24 में ही क्यों निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक तरह से सर्कल के आकार में है और हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा एक रोटेट करती है, इसके रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री की
जो है एक कोण बनाती है और वो उसमें घूम जाती है। और कुल कितने घंटे लगते हैं इसे? एक दिन का समय अर्थात 24 घंटे लगते हैं। जब हम लोग जान रहे हैं कि 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम जाती है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक घंटे में ये कितने घूमेगी? 360 को अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा होता है 15 डिग्री। यानी एक घंटे घूमने में इसे 15 मिनट का समय लगता है, 15 डिग्री का समय लगता है। अब हम एक डिग्री एंगल निकालने के लिए हम देखेंगे कि 15 डिग्री जो घूमने में इसे 60 मिनट का समय लगता है। चूँकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं कि ये 60 मिनट समय लेती है। तो इसीलिए एक डिग्री इसको घूमने के लिए हमें क्या ऐकिक नियम का या यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हुए हम इसे निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाय 15। तो ये इस तरह से 4 मिनट, यानी एक डिग्री घूमने के लिए इसे 4 मिनट का समय लगता है। अब हम कुछ इन चीज़ों को देखेंगे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो भारत है, हमारा भारत है, उसके लिए एक मानक समय का निर्धारण किया गया है। ये 82.5 डिग्री जो है, ये लगभग बताया गया है कि 82.5 डिग्री होते हैं। और इस तरह से इसमें 82.5 डिग्री पृथ्वी, ये मानक समय भारत का है 82.5 डिग्री, ठीक है। और 82.5 डिग्री ही क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि जो भी मानक समय होते हैं वो ग्रीनविच टाइम से आधे घंटे की गुणक के आधार पे होते हैं, मल्टीप्लाई उसमें करते हैं, उसको मल्टीपल के रूप में होते हैं, ठीक है। आधे घंटे के हिसाब से ये उसका मल्टीपल होता है। और हमारा ये जो है मानक समय कब मंजूर किया गया था? तो ये 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश समय में हमारे यहाँ 3 समय थे, 3 मानक समय थे, जो कि बॉम्बे मानक समय, कलकत्ता मानक समय और एक था चाय बागान मानक समय। बाद में 1956 में कोलकाता और बॉम्बे ने भी भारत के जो मानक समय है 82.5 डिग्री, जो कि कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और इसको हम लोग शॉर्ट्स में हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से कौन सी जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। और जो हमारा 82.5 डिग्री है वो किस तरह से हमारे जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो इंग्लैंड का है वो कैसे 5.5 घंटे आगे होता है, उस क्रम में हम लोग इसको समझेंगे। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में इसे 4 से हमको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आता है 330 मिनट का। अब 330 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा लगभग 5.5 घंटे का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो भारत का मानक समय है और ये हमारे ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे का है। और ये जो 5.5 घंटे आगे है क्योंकि यह पूर्व में जितना भी है उसमें ये समय जो है एक दिन आगे बढ़ता है और पश्चिम में जो है एक दिन जो है समय जो है वो घटा दिया जाता है। इस तरह से 1884 में एक निर्णय दिया गया था और इंटरनेशनल डेट लाइन को निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी हमारी व्याख्या थी वो आज का समाप्त होता है। आप लोगों का धन्यवाद।